हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। जैसा कि आप सभी को मालूम ही चल गया होगा कि केवीएस की एग्ज़ाम डेट आ गई है, जो 12 फरवरी से 14 फरवरी के बीच होनी है सब्जेक्ट वाइज। तो उसकी हम अगली क्लास लेकर आए हैं, जो आप सबकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। तो अभी हमने पढ़ा है पिछली 2 क्लासेज में कला का अर्थ, कला क्या है, कला की परिभाषा। तो अब हम उसका अगला पार्ट लेकर आए हैं, कलाओं का वर्गीकरण, जो आप सबकी आगामी परीक्षा यूपीटीजीटी, पीजीटी, केवीएस आदि परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और सहयोगी साबित होंगे। तो चलिए देखते हैं कलाओं का वर्गीकरण। यह नोट्स हमारे द्वारा हस्तलिखित तैयार की गई है आप सभी के लिए। तो कैसे लगती है क्लास, आप सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। चलिए देखते हैं कलाओं का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। प्राचीन भारत में प्रकृति को कला से अलग करने के लिए प्रकृति को देव शिल्प, ब्रह्मांडीय कला, कॉस्मिक आर्ट अर्थात देवताओं या ईश्वर द्वारा निर्मित माना गया है तथा मानवीय कृतियों को मानव शिल्प कहा गया है। कलाओं के वर्गीकरण में जो बात की गई है ब्रह्मांडीय कला, इसे जो है अंग्रेजी में कॉस्मिक आर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और देव शिल्प जो है, देव शिल्प या ब्रह्मांडीय कला दोनों एक ही है, जो मानव द्वारा कृतियों को मानव शिल्प कहा गया है। अगला पॉइंट है, देव शिल्प को ही यूरोप में कॉस्मिक आर्ट कहते हैं। जो देव शिल्प है या ब्रह्मांडीय कला, इसे जो है यूरोप में कॉस्मिक आर्ट कहते हैं। अगला पॉइंट है, आगे चलकर केवल मनुष्यों द्वारा बनाई गई कृतियों को ही कला की श्रेणी में रखा गया है, जो वर्तमान में भी जारी है। मानव शिल्प के फिर 2 भाग किए गए हैं। जो मानव शिल्प तैयार किए जाते हैं उसके जो है 2 भाग किए गए हैं। पहला है ललित कला, जिसे चारु के नाम से जाना जाता है। दूसरा है उपयोगी कला, जिसे कारु के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है, यूरोप में ललित कलाओं को फाइन आर्ट तथा उपयोगी कलाओं को क्राफ्ट्स कहा गया है। यूरोप में जो है ललित कलाओं को फाइन आर्ट और उपयोगी कलाओं को क्राफ्ट्स कहा गया है। सामाजिक संदर्भ में कला के 3 धाराओं का विकास हुआ है। जो सामाजिक संदर्भ के नज़रिए से देखा जाए तो कलाओं का जो है 3 धाराओं में विकास हुआ है। पहले है ललित कला, जिसे फाइन आर्ट भी कहते हैं, लोक कला, फोक आर्ट, पॉपुलर कला, पॉपुलर आर्ट। चलिए देखते हैं ललित कला। ललित कला को अंग्रेजी में फाइन आर्ट भी कहते हैं। यह आनंद का स्रोत थी। जो ललित कला है, यह आनंद का स्रोत थी। इसका निर्माण उच्च एवं समृद्ध वर्ग के लिए किया जाता था। जो ललित कला है, यह आनंद का स्रोत थी और इसका निर्माण उच्च वर्ग के, जो धनी लोग थे, उस समय के समृद्ध लोग थे, उनके लिए इसका निर्माण किया जाता था। इस कला के सृजनकर्ता मूलतः राज्याश्रित पेशेवर कलाकार थे। जो ललित कला के सृजनकर्ता थे वह राज्याश्रित पेशेवर कलाकार थे। जो राजाओं के संरक्षण में कार्य करते थे कलाकार, वह ललित कला का निर्माण करते थे या सृजन करता थे। इस कला के विकास का इतिहास गुप्तकाल, अजंता, एलोरा, बाघ तथा उसके बाद मुगल पहाड़ी, राजस्थानी, कंपनी शैली में दिखाई पड़ता है। जो ललित कला है, इसके इतिहास की बात की जाए तो इसका इतिहास जो है गुप्तकाल, अजंता, एलोरा, बाघ, मुगल पहाड़ी, राजस्थानी, कंपनी शैली में भी दिखाई पड़ता है। तो यह थे ललित कला के बारे में जानकारी। यह कला जो है आनंद का स्रोत थी। इसका निर्माण समृद्ध एवं धनी लोगों के लिए या उच्च वर्ग के लोगों के लिए निर्माण किया जाता था। इसके जो सृजनकर्ता थे या निर्माणकर्ता थे, राज्याश्रित पेशेवर कलाकार थे। इसका इतिहास गुप्तकाल, अजंता, एलोरा, बाघ तथा मुगल पहाड़ी, राजस्थानी, कंपनी शैली में दिखाई पड़ता है। अगली कला है हमारी लोक कला, जिसे फोक आर्ट भी कहते हैं। यह कला साधारणतया जनसामान्य, ग्रामीण व देहाती लोगों की कला, जो अप्रशिक्षित व अनपढ़ लोगों द्वारा बनाई जाती थी। जो लोक कला है वह जनसामान्य एवं ग्रामीण देहाती लोगों की कला है, जो अप्रशिक्षित अनपढ़ लोगों द्वारा बनाई जाती थी। यह कला हमारे सांस्कृतिक, पारिवारिक व धार्मिक जीवन को परंपराओं से संबद्ध होकर
हमारे बौद्धिक स्तर को स्पर्श किए बिना जन सामान्य के द्वारा बिना किसी आश्रय, प्रोत्साहन, प्रलोभन के स्वतंत्र रूप से विकसित होती रही है। जो फोक आर्ट है, यह जन सामान्य एवं ग्रामीण देहाती लोगों की कला है। इसमें जो है, इस कला को बनाने के लिए कोई प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, न ही कोई कलाकार प्रशिक्षण प्राप्त होता है। यह अनपढ़ लोगों द्वारा बनाई जाती है। यह कला हमारे सांस्कृतिक, पारिवारिक, धार्मिक परंपराओं को जोड़ते हुए बौद्धिक स्तर को जो है स्पर्श किए बिना जन सामान्य के द्वारा बिना किसी आश्रय, प्रोत्साहन एवं प्रलोभन के स्वतंत्र रूप से विकसित होती रही है। अगली कला है पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट यह वह कला नहीं थी जो बहुत लोकप्रिय थी, बल्कि यह वह कला थी जो मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बृहद रूप में उत्पादित, जैसे छपे हुए चित्र, पोस्टर, कैलेंडर आदि को जाती है। तो पॉपुलर आर्ट जो है वह कैलेंडर, पोस्टर, छपे हुए चित्र, यह सभी जो है पॉपुलर आर्ट के अंतर्गत आते हैं। जैसे राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए चित्रों को ऑलियोग्राफ द्वारा मुद्रित कर छाप कर उनकी अनेक प्रतियां बनाई जाती थीं। अर्थात समाज के उच्च वर्ग के लिए ललित कला, मध्यम वर्ग के लिए पॉपुलर आर्ट और देहाती वर्ग के से लोक कला संबंधित है। अगला पॉइंट है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करने के आधार पर कलाओं को स्थिर एवं गतिशील कलाएं, स्टैटिक एंड डायनेमिक आर्ट्स कहा जाता है। जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करने के आधार पर कलाओं को स्थिर एवं गतिशील कलाएं कहा जाता है। अगला पॉइंट है, चित्र, मूर्ति, वस्तु स्थिर कलाएं हैं। इन्हें देश सापेक्ष भी कहा जाता है। यह कलाएं माध्यम आधारित कलाएं हैं, जबकि नृत्य और काव्य गतिशील कलाएं डायनामिक आर्ट्स हैं। इन्हें कला सापेक्ष भी कहते हैं। जैसे कि अगला पॉइंट है हमारा, सहज एवं सघन अथवा माध्यम आधारित कलाएं। सहज एवं सघन अथवा माध्यम आधारित कलाएं, इसके दो भेद हैं। पहला पॉइंट है, एक वर्ग उन कलाओं का है जिनकी रचना में भी किसी बाहरी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे शरीर के विभिन्न अंग ही इसकी रचना करते हैं। इन्हें सधा अथवा सहज कलाएं कहते हैं। जैसे कि नृत्य, गीत, कविता, नाटक इसी वर्ग में आते हैं। दूसरा पॉइंट है, इस वर्ग की कलाओं के निर्माण के लिए कलाकार को बाहरी सामग्री अथवा अन्य माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके लिए या इसलिए इन्हें माध्यम आधारित कलाएं कहा जाता है। जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, यह जो है कलाएं माध्यम आधारित कलाएं के अंतर्गत आती हैं। हीगेल ने कलाओं को इंद्रियों के आधार पर दो वर्गों में दृश्य और श्रव्य में वर्गीकृत किया है। हीगेल द्वारा जो है कलाओं को इंद्रियों के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। जैसे पहला दृश्य कला, दूसरा श्रव्य कला। दृश्य कला एवं श्रव्य कला, जिन कलाओं का आनंद हम कानों के द्वारा उठाते हैं उन्हें श्रव्य कलाएं कहा जाता है। जैसे काव्य, संगीत, यह श्रव्य कलाएं के अंतर्गत आती हैं। जिन कलाओं का आनंद आंखों द्वारा मिलता है या आंखों द्वारा लिया जाता है उन्हें दृश्य कलाएं, विजुअल आर्ट्स कहते हैं। जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, नृत्य इस वर्ग की कलाएं हैं। यह सभी दृश्य कलाएं के अंतर्गत आती हैं। तो दृश्य कलाएं के अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, नृत्य, यह सभी कलाएं जो हैं दृश्य कलाएं के अंतर्गत आती हैं। और श्रव्य कलाओं के अंतर्गत संगीत, काव्य कला आती हैं। नोट, जो पॉइंट है यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दृश्य कलाओं में पात्रकला, पॉटरी, वस्त्रकला, आभूषण कला, खिलौना आदि भी आती हैं, परंतु इन्हें निम्न कलाएं, माइनर आर्ट्स कहा जाता है। उच्च कलाओं यानी मेजर आर्ट्स में केवल चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला को ही रखा जाता है। माइनर आर्ट्स के अंतर्गत जो है वस्त्रकला, आभूषण कला, खिलौना, पॉटरी या पत्रकला आते हैं। और मेजर आर्ट्स उच्च कलाओं में चित्रकला, मूर्तिकला
स्थापत्य कला को रखा जाता है। अगला पॉइंट है, जिन कलाओं में सामग्री नया रूप ग्रहण कर लेती है, जिन कलाओं में सामग्री नया रूप ग्रहण कर लेती है उन्हें रूपांकर या रूपप्रद कलाएं या प्लास्टिक आर्ट्स कहा जाता है। जैसे कोई प्रश्न आ जाए प्लास्टिक आर्ट्स किसे कहा जाता है, तो उसकी परिभाषा हो जाएगी, जिन कलाओं में सामग्री नया रूप ग्रहण कर लेती है उसे रूपांकर या रूपप्रद कलाएं या प्लास्टिक आर्ट कहा जाता है। ललित कलाएं, फाइन आर्ट्स, इसमें मुख्यतः दृश्य कलाओं और मंचीय कलाओं को शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट है, ललित कला शब्द अंग्रेजी शब्द फाइन आर्ट्स का हिंदी रूपांतरण है। फाइन आर्ट्स शब्द का निर्माण फ्रेंच शब्द ब्यूक्स आर्ट्स से हुआ है। यह शब्द सुंदर से संबंधित है, अर्थात उन सभी कलाओं की ललित कला कहा जाता है जो सुंदर की अभिव्यक्ति करती है। अगला पॉइंट है, भारतीय दर्शन ललिताश्वराज स्रोत के अनुसार भगवान शिव अपनी पत्नी से प्रेरित होकर इस सृष्टि की रचना करते हैं। शिव जी की पत्नी का एक नाम ललिता भी था। अगला पॉइंट है, इसी ललिता से ही ललित कलाओं की उत्पत्ति हुई है। अगला पॉइंट है, गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार जनरंजन सज्जन प्रिय यह, अर्थात जनरंजन सज्जन प्रिय यह अर्थात अनुभूत सौंदर्य के जिस पुनर्विधान से हमारी आत्मा का विकास हो, हमारा मन प्रसन्न हो, हमारी चेतना सजीव हो, वही ललित कला है। अगला पॉइंट है, ललित कलाओं में सौंदर्य की प्रधानता होती है, अर्थात सौंदर्यात्मक होती है। अगला पॉइंट है, ललित कलाओं का संबंध मानव के आंतरिक पक्ष से होता है, जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत कला, काव्य कला आदि। इन सभी कलाओं को ललित कला के अंतर्गत रखा जाता है। अगला पॉइंट है, हीगल ने कलाओं में प्रयुक्त सामग्री तथा अभिव्यक्ति होने वाले भाव की पारस्परिक उपयोगिता और संबंध का विचार करते हुए किसी कला को उच्च एवं किसी कला को निम्न माना है। हीगल ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है। इसका विभाजन जड़ और चेतना तत्वों के आधार पर किया गया है। अगला पॉइंट है, वास्तुकला में जड़ तत्व अधिकतम होता है, इसलिए यह कला निम्न होती है। काव्य कला को हीगल ने उच्च माना है क्योंकि इसमें बौद्धिकता अधिक होती है। काव्य कला को उच्च कला में माना जाता है या रखा गया है क्योंकि इसमें बौद्धिकता अधिक होती है। इसे कला जगत में हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट कहा जाता है। हीगेल के अनुसार ललित कला को 5 भागों में बांटा गया है। पहला है काव्य कला, यह कला जो है अर्थ प्रधान होती है। दूसरा है संगीत कला, यह ध्वनि प्रधान होती है। यह दोनों कलाएं, काव्य कला, संगीत कला, यह दोनों कलाएं जो है मंचीय कलाएं एवं श्रव्य कलाएं हैं। तीसरा है चित्रकला, चौथा है मूर्तिकला, पांचवा है वास्तुकला या स्थापत्य कला। यह तीनों कलाएं दृश्य कलाएं एवं रूपप्रद कलाएं हैं। हीगल ने समस्त विश्व की कलाओं को 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रतीकात्मक कला, जिसे सिंबॉलिक आर्ट्स कहा जाता है, यह वास्तुकला के अंतर्गत आती है। दूसरा है शास्त्रीय कला, यह क्लासिकल आर्ट्स, यह मूर्तिकला के अंतर्गत आती है। तीसरा है स्वच्छंद कला, जिसे रोमांटिक आर्ट्स के नाम से जाना जाता है। चित्रकला, काव्य कला, संगीत कला स्वच्छंद कला के अंतर्गत आती है। अगला टॉपिक है हमारा उपयोगी कला यानी क्राफ्ट्स, व्यवहारिक कला। उपयोगी कला को जो है अंग्रेजी में क्राफ्ट्स आर्ट बोलते हैं और यह व्यवहारिक कला, यह कला व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काम आने वाली भौतिकवादी वस्तुओं को एक कला रूप में प्रस्तुत करती है, जिसमें वस्तु की सुंदर कलात्मक छवि के साथ साथ उस वस्तु की कार्य अभिव्यक्ति भी समाहित होती है। अगला पॉइंट है, साधारण रूप से यह कला किसी उद्देश्य को लेकर तैयार की गई है।
की गई कला है। अगला पॉइंट है, इसका संबंध मानव के भौतिक पक्ष से होता है। जो उपयोगी कला है, उपयोगी कला का संबंध मानव के भौतिक पक्ष से होता है। अगला पॉइंट है, 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के विलियम मॉरिस तथा नुओ कला के जूल्स चैरेट ने इस कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला पॉइंट है, यह कला किसी भी देश के उद्योगों एवं व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए देखते हैं कला का किस प्रकार से विकास हुआ है। कला को दो भागों में बांटा गया है, जिसे देव शिल्प या मानव शिल्प के रूप में रखा गया। फिर मानव शिल्प को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें ललित कला यानी चारु, उपयोगी कला यानी कारू, यह दोनों भाग आते हैं। फिर ललित कला के दो भाग किए गए हैं, जिसमें देश काल सापेक्ष स्थिर एवं गतिशील कला, दूसरा सहज एवं मध्यम आधारित कला, तीसरा दृश्य एवं श्रव्य कला। फिर जो है इनके भी दो दो भाग किए गए हैं, जैसे देश काल एवं सापेक्ष स्थिर एवं गतिशील कला के दो भाग किए गए हैं, जिसमें पहला है देश सापेक्ष स्थिर कला, जिसके अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला आती हैं। दूसरा है काल सापेक्ष यानी गतिशील कला, जिसमें कविता, संगीत आदि कलाएं आती हैं इसके अंतर्गत। सहज एवं माध्यम आधारित, तो सहज कला के अंतर्गत कौन सी आती है कलाएं? नृत्य, गति, कविता, अभिनय। माध्यम आधारित कलाओं के अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। फिर जो है दृश्य एवं श्रव्य कलाओं को दो भागों में बांटा गया है। दृश्य कलाओं में चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य, नृत्य कलाएं आती हैं। श्रव्य कलाओं में काव्य, संगीत कलाएं आती हैं। द्विआयामी कलाएं, त्रिआयामी कलाएं, मंचीय कलाएं, यह जो है अलग अलग डिवाइड की गई हैं। चलिए देखते हैं द्विआयामी कलाओं के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं और त्रिआयामी कलाओं के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं। मंचीय कलाओं के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं आती हैं। द्विआयामी कलाएं यानी इसके अंतर्गत आने वाली कलाएं हैं रेखांकन, चित्रकला, छापा कला, फोटोग्राफी, कंप्यूटर कला, यह सभी कलाएं जो है द्विआयामी कलाएं हैं। त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल आर्ट, इसके अंतर्गत मूर्तिकला, वास्तुकला, इम्पेस्टो, पॉटरी कला, इंस्टॉलेशन, यह सभी कलाएं जो है 3D या 3 डायमेंशनल त्रिआयामी कलाओं के अंतर्गत आते हैं। मंचीय कलाएं, मंचीय कला के अंतर्गत यानी थिएटर आर्टिस्ट, नृत्य कला, संगीत कला, काव्य कला, अभिनय कला, यह सभी कलाएं जो है मंचीय कलाओं के अंतर्गत आते हैं। तो यह थी आज की क्लास जो निर्धारित थी कलाओं के वर्गीकरण के टॉपिक पे। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।